हेलो एवरीवन। तो हम लोग कल देख रहे थे एसिड बेस केमिस्ट्री। तो आज हम इसी चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। तो आज का पहला टॉपिक होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या और सॉल्वेशन रिएक्शन या फिर सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। तो जैसे कि यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि मैं 3 टॉपिक लिखा हूं यहाँ पर। फर्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सेकेंड इज सॉल्वेशन रिएक्शन एंड थर्ड इज सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। तो इससे सवाल आता है, सेम कॉलम बेस्ड सवाल आएगा, यू हैव टू मैच द कॉलम। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग लेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग जनरली क्या पढ़ते आते हैं कि एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो हम लोग इसको बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। काफी हद तक सही भी है, बट ये इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगा कि हम जब एसिड और बेस को मिलाए और जिस सॉल्वेंट में हम लोग उसको मिला रहे हैं, अगर रिएक्शन होने के बाद सॉल्ट के साथ वही सॉल्वेंट मिल जाए तो एसिड बेस, तो वो होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैं दिखा रहा हूं करके। अगर मैं एसिड लिया, लेट एसिड लिया और बेस लिया, मैं एसिड लिया बेस लिया और मैं इनको मिलाया वाटर में, और जब मैं एसिड और बेस को मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा और साथ में क्या रिलीज होगा? वाटर। तो मैं जिस मीडियम में रिएक्शन कराया था, अगर मेरे को वही मीडियम लास्ट में मिल जाए तब ये क्या कहलाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आया? मतलब एसिड और बेस को जिस मीडियम में मिलाए, अगर रिएक्शन के बाद हमको वही मीडियम मिल रहा है तो फिर वो क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। वो हो जाएगा NaNH2 प्लस NH4Cl। मैं इस बार मैं मीडियम ले रहा हूं अमोनिया, मैं इस बार मीडियम ले रहा हूं अमोनिया। तो क्या बनेगा? NaCl बन जाएगा, सॉल्ट बन गया, साथ में बनेगा 2 मोल्स ऑफ NH3। तो मैं देख रहा हूं कि जब मैं एसिड, हाँ एक और चीज, यहां पर Na जो है वो प्लस फॉर्म में आएगा, NH2 जो है वो माइनस फॉर्म में आएगा। और क्योंकि जो अपना सॉल्वेंट है वो अमोनिया है और ये वाला कंपाउंड सॉल्वेंट का एनायन दे रहा है, तो ये कैसे बिहेव करेगा? बेस के जैसे। और अगर मैं इसको लिखूं NH4 प्लस Cl माइनस, और क्योंकि ये सॉल्वेंट का केटायन दे रहा है तो कैसे बिहेव करेगा? ये एसिड के जैसे। तो हम लोग ये कल देख कर आए थे। तो जब मैं एसिड और बेस को अमोनिया में मिला रहा हूं तो मेरे को एक सॉल्ट मिल रहा है और साथ में अमोनिया ही मिल जा रहा है। तो जब एसिड और बेस को जिस सॉल्वेंट में मिलाए वही सॉल्वेंट वापस मिल जाए तब क्या कहलाता है? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आया? एसिड और बेस को जिस सॉल्वेंट में मिलाएंगे, अगर वही सॉल्वेंट मिल जाए लास्ट में तो फिर वो क्या कहलाएगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। शायद सबको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड देखते हैं हम लोग, सॉल्वेशन। सेकंड है सॉल्वेशन। हाँ, हमको ये चीज पता होता है कि अगर किसी के लास्ट में एशन लग रहा है मतलब कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा, और किसी के लास्ट में अगर लिसिस लग रहा है मतलब वो चीज टूट रहा होगा। हम लोग जनरली केमिस्ट्री में यूज करते हैं कि अगर लास्ट में एशन लग रहा है तो कुछ जुड़ रहा होगा, और लास्ट में अगर लिसिस लग रहा है मतलब कुछ चीज ब्रेक हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर का टूटना। ठीक है, तो यहां हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्वेशन, लास्ट में एशन लगा है मतलब कुछ ना कुछ इसमें ऐड हो रहा होगा। जैसे क्लोरीनेशन बोलते हैं एडिशन ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजनेशन ऑफ बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वैसे ही सॉल्वेशन। तो नाम से ही क्लियर है, सॉल्वेशन का मतलब है सॉल्वेंट जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो सॉल्वेशन में सॉल्वेंट टूटता नहीं है, सॉल्वेंट टूटता किसमें है? सॉल्वोलिसिस में। और सॉल्वेशन में सिर्फ सॉल्वेंट आके जुड़ जाता है। तो अगर मैं यहां सिंपल लिख सकता हूं कि सॉल्वेंट डज नॉट ब्रेक, तो यहां मैं लिख सकता हूं कि सॉल्वेंट डज नॉट ब्रेक। सॉल्वेशन में सॉल्वेंट टूटता नहीं है, सिर्फ सॉल्वेंट आके जुड़ जाता है। इसका एग्जांपल देखते हैं, बहुत सिंपल है। कॉपर सल्फेट लूंगा, 5 मोल्स ऑफ H2O लूंगा तो क्या बन जाएगा? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो यहां हमको क्लियरली दिख रहा है सॉल्वेंट टूटा नहीं, सॉल्वेंट एज इट इज इस पे जुड़ गया।
तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेशन, जिसमें सॉल्वेंट ब्रेक नहीं होता, जिसमें सॉल्वेंट ब्रेक या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं स्प्लिट वर्ड, जिसमें सॉल्वेंट ब्रेक या स्प्लिट नहीं होता उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेशन। समझ में आ गया क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या होता है सॉल्वेशन। सॉल्वेंट में सॉल्वेंट टूटता नहीं है, सिंपली आके जुड़ जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। लास्ट बचा है सॉल्वोलिसिस, उसको देखते हैं। चलो हमारे पास लास्ट बच गया है, वो है सॉल्वोलिसिस। और इसमें नाम से ही क्लियर है कि सॉल्वेंट जो है वो टूट जाएगा, तो सॉल्वेंट विल ब्रेक। यहां लिख देंगे हम लोग सॉल्वेंट विल ब्रेक। एग्जांपल देखते हैं इसका क्या होगा। अगर मैं यहां पर PCl5 लूं और अगर मैं 4 मोल्स ऑफ H2O लूं तो क्या बनेगा, मेरे को मिल जाएगा HCl और साथ में क्या मिल जाएगा H3PO4। ठीक है, कितना HCl मिल जाएगा 5। यहां हमको क्लियरली दिख रहा है कि सॉल्वेंट जो था वो यहां कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब जो सॉल्वेंट था वो टूट गया। सॉल्वेशन रिएक्शन में जो सॉल्वेंट यहां पर था एग्जैक्टली सेम सॉल्वेंट यहां पर भी आ गया था सॉल्वेशन में, बट सॉल्वोलिसिस में जो सॉल्वेंट यहां पर डाला हूं मैं वो सॉल्वेंट फर्दर ब्रेक हो गया है, दिख रहा है। तो अगर सॉल्वेंट ब्रेक हो जाए तो वो सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। समझ में आ गया, यहां क्लियरली दिख रहा है हमको जो वाटर सॉल्वेंट था वो यहां पर टूट गया, तो ये हो जाएगा सॉल्वोलिसिस रिएक्शन। और अगर सिंपली सॉल्वेंट आके एज इट इज जुड़ जाए तो वो क्या होगा सॉल्वेशन रिएक्शन। और अगर एसिड और बेस को जिस मीडियम में मिला रहे हैं हमको रिएक्शन के लास्ट में वही मीडियम मिल जाए तो वो क्या होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। ये 3 टॉपिक था जिससे सवाल आता है, मैच द कॉलम ही आता है। एक तरफ आपको सॉल्वेशन होगा, एक तरफ आपको सॉल्वोलिसिस होगा, एक तरफ आपको रेडॉक्स रिएक्शन देगा और एक तरफ आपको देगा कौन सा है इनमें से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम लोग को सिंपली मैच करना पड़ता है कॉलम। तो हमको पता होना चाहिए जहां सॉल्वेंट टूट जाए वो हो जाएगा सॉल्वोलिसिस, जहां सॉल्वेंट सिर्फ सिंपली जुड़ जाए वो सॉल्वेशन, और जहां एसिड और बेस को जिस मीडियम में मिलाया है वही मीडियम फिर से मिल जाए तो हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और जहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है वो रेडॉक्स। ठीक है, अब देखो क्योंकि मैं यहां पर सॉल्वेंट में वाटर लिया हूं तो सॉल्वेशन या फिर सॉल्वोलिसिस का जगह हम लोग यूज कर सकते हैं हाइड्रेशन या फिर हाइड्रोलिसिस। मतलब अगर मैं सॉल्वेंट में वाटर ले रहा हूं तो इसको बोलेंगे हाइड्रेशन और इसको बोलेंगे हाइड्रोलिसिस। मैं लिख देता हूं यहां पर, बहुत सिंपल, हमको पता भी होगा ये। अगर मैं सॉल्वेंट में वाटर लूं तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रेशन और इसको बोलेंगे सिंपली हाइड्रोलिसिस। और वही अगर मैं सॉल्वेंट में अमोनिया ले लूं तो सॉल्वेशन को बोलेंगे अमोनिएशन, तो इसको बोलेंगे अमोनिएशन, और सॉल्वोलिसिस को बोलेंगे अमोनोलिसिस। मतलब सॉल्वेंट अगर हुआ तो सॉल्वेशन सॉल्वोलिसिस, अगर सॉल्वेंट को स्पेसिफाई कर दिया कि वाटर लिया है तो हाइड्रेशन हाइड्रोलिसिस, या अमोनिया लिया है तो अमोनिएशन और अमोनोलिसिस। तो यहां पे खत्म हुआ हमारा ये 3 टॉपिक। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दैट इज सुपर एसिड्स। सुपर एसिड्स। अब सुपर एसिड क्या होता है बता रहा हूं मैं। सिंपल फॉर्मूला होता है सुपर एसिड का, वो होता है HSO3F, साथ में आता है SbF5। तो ये सिंपली फॉर्मूला होता है सुपर एसिड्स का, HSO3F प्लस SbF5। इनको कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं सुपर एसिड। अब देखते हैं कैसे ओपन अप होता है ये। तो ये अगर मैं सिंपल S डबल बॉन्ड O ये OH और यहां आ जाएगा F, तो ये बन गया HSO3F प्लस यहां पर लिख दूंगा मैं SbF5। और हमको ये चीज पता होना चाहिए कि SbF5 जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, इस कारण SbF5 को हम लोग बोलते हैं
लोएस्ट एसिड। लोएस्ट एसिड बेस क्या होता है मैं लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया लोएस्ट एसिड, तो ये क्या होगा डेफिनेटली लोएस्ट बेस। तो देखते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, F के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्योंकि F बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए जनरली F अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता ही नहीं है। तो यहां पर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देगा। अब सुनना क्या होता है, जैसे ही ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको देगा तो ऑक्सीजन पे आएगा प्लस चार्ज। ऑक्सीजन इस प्लस चार्ज को बैलेंस करने के लिए इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जैसे ही इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो O से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और H प्लस इजिली निकल जाएगा। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं O पे O अपना लोन पेयर देगा तो O पे पॉजिटिव आएगा, O पे पॉजिटिव आएगा तो O इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर ये OH के इलेक्ट्रॉन खींचेगा और H प्लस इजिली निकल जाएगा। H प्लस इजिली निकल जाएगा, तो हम लोग ये बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब HSO3F इजिली H प्लस को डोनेट कर सकता है। ठीक है, एक और चीज, अगर मैं सुपर एसिड लिखने के बजाय सिंपल HSO3F लिखूं और इसको कंपेयर करा दूं मैं H2SO4 से, अगर मैं सुपर एसिड लिखने के बजाय सिंपली HSO3F लिखूं और इसको कंपेयर करा दूं मैं H2SO4 से, तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि यहां पर एक फ्लोरीन ऐड हो गया है, और फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो अगर इन दोनों के एसिडिक स्ट्रेंथ का बात होगा तो ये वाला कंपाउंड जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू H2SO4 ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन एटम। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन से। इस कारण अगर कभी एग्जाम में पूछ दे कि HSO3F में और H2SO4 में ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो आंसर क्या होगा HSO3F। समझ में आ गया। और HSO3F प्लस SbF5 को हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, सुपर एसिड। समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं इसको हम लोग। इसको मैं उठाता हूं तो होता क्या है, अब हम चेक करेंगे कि सुपर एसिड क्यों बोल रहे हैं इसको। सिंपल देखते हैं, अगर मैं 2 मोल्स ऑफ HSO3F लूं प्लस SbF5 लूं, तो यहां पर 2 है, तो मैं 2 को सिंपली इसको हटा के HSO3F भी तो कर सकता हूं। क्लियर है इतना? हाँ, और ये जो है वो बहुत इजीली H प्लस छोड़ता है, ये जो है वो बहुत इजीली H प्लस छोड़ता है। तो ये जो H प्लस को छोड़ेगा उस H प्लस को ये दूसरा वाला पकड़ लेगा। ये जो H प्लस को छोड़ रहा है उस H प्लस को ये दूसरा वाला पकड़ लेगा। तो मैं दिखाता हूं बना कैसे होगा। ये जो H प्लस को छोड़ रहा है उस H प्लस को ये पकड़ लेगा। यहां पर एक H ऑलरेडी है, अब कितना आ जाएगा, 2H आएगा और बाकी सब कुछ सेम रहेगा SO3F, और इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, और यहां से अगर H प्लस गया तो क्या बचा, SO3F बचा, तो ये SO3F कंबाइन कर जाएगा इसके साथ, और साथ में क्या बना देगा, SO3F और साथ में SbF5 नेगेटिव। समझ में आया। और ये जो कंपाउंड है ये होता है रिस्पॉन्सिबल सुपर एसिडिटी के लिए। तो ये जो कंपाउंड है ये है रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपर एसिडिटी, सुपर एसिडिटी। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि सुपर एसिडिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या होगा, H2SO3F प्लस। और वो कहां से आ रहा है, जब हम लोग इसका 2 मोल लेंगे तब वो आएगा। और अगर एग्जाम में आ जाए कि सुपर एसिड क्या होता है, तो क्या होगा, HSO3F प्लस SbF5। और अगर एग्जाम में पूछ दे कि HSO3F और H2SO4 में ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो कौन सा होगा, HSO3F। ठीक है, और क्योंकि ये सुपर एसिडिटी शो करता है, क्योंकि ये शो करता है सुपर एसिडिटी, तो ये हाइड्रोकार्बन को भी डिसॉल्व कर सकता है। क्योंकि ये सुपर एसिडिटी शो करता है इस कारण ये हाइड्रोकार्बन को भी डिसॉल्व कर सकता है। और डिसॉल्व कैसे करेगा, कार्बोकेटायन बना के। मैं लिख कर दिखा रहा हूं, मैं सिंपल उसको लिख रहा हूं, या फिर मैं सिंपल इसी को लिख देता हूं, 2HSO3F प्लस SbF5 प्लस, यहां मैं बना रहा हूं हाइड्रोकार्बन। या फिर एक काम करते सिर्फ उसको लिखते हैं, सिर्फ इसी को लिखते हैं। क्या होगा, H2
SO3F, क्योंकि जो सुपर एसिडिटी है वो इसी के कारण आता है, तो सिर्फ इसको लिखा हूं मैं। साथ में यहां बना रहा हूं मैं एक हाइड्रोकार्बन, CH3 CH3 और CH3, ये हो गया हाइड्रोकार्बन। तो ये H प्लस देता है, और जो H प्लस ये दे रहा है उस H प्लस को ये पकड़ लेगा। तो ये क्या बनाएगा, देखना, ये बनाएगा CH3 C CH3 CH3 और CH4 प्लस। जो H प्लस से दे रहा था उस H प्लस को ये पकड़ लेगा, और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो फिर क्या बनेगा, हमको मिलेगा CH3 C CH3 CH3, और यहां पे क्या आएगा प्लस, साथ में क्या निकल जाएगा CH4। तो ये क्या जनरेट हो गया, कार्बोकेटायन। ये क्या जनरेट हुआ, कार्बोकेटायन। तो ये वाला स्पीशीज जो है वो हाइड्रोकार्बन को भी डिसॉल्व कर देता है बाय फॉर्मिंग कार्बोकेटायन। समझ में आया? तो उसको उतार लो, मैं फिर लिख देता हूं। चलिए, यहां मैं लिखता हूं इट कैन डिसॉल्व हाइड्रोकार्बन बाय फॉर्मिंग कार्बोकेटायन। तो सुपर एसिड में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि सुपर एसिड इसको बोलते हैं। सेकंड चीज इंपॉर्टेंट है कि HSO3F इज मोर एसिडिक देन H2SO4। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो सुपर एसिडिटी का रीजन है वो कौन सा है, ये। और चौथा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये वाला कंपाउंड जो है वो हाइड्रोकार्बन को भी डिसॉल्व कर सकता है। कैसे, बाय फॉर्मिंग कार्बोकेटायन। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, इसको उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, और यही है वो टॉपिक जो इतने बार एग्जाम में पूछता है, लेकिन कभी हम लोग इस चीज पे ध्यान ही नहीं देते कि यार ये भी हो सकता है कि ये जो इसका जो आंसर आएगा वो इस कंसेप्ट से भी लग सकता है। बहुत कॉमन है, और दैट इज HSAB प्रिंसिपल। दैट इज HSAB प्रिंसिपल। HSAB मतलब क्या होगा, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। मतलब क्या होगा, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे सवाल आता है और हम लोग अप्रोच ही नहीं कर पाते कि ये जो सवाल आ रहा है वो इस कंसेप्ट से बनेगा। तो हमेशा अगर सवाल आए स्टेबिलिटी का, तो हमेशा अपने बैक ऑफ द माइंड इस वाले कंसेप्ट को रखना है कि हो सकता है कि सवाल इससे निकल जाए। ठीक है, होता क्या है कि जो हार्ड और हार्ड का इंटरेक्शन है, जो हार्ड और हार्ड का इंटरेक्शन है वो अच्छा होता है, और जो सॉफ्ट और सॉफ्ट का इंटरेक्शन है, सॉफ्ट और सॉफ्ट का इंटरेक्शन है वो अच्छा होता है। तो यही कंसेप्ट है सिंपल। हार्ड हार्ड का इंटरेक्शन अच्छा होगा, सॉफ्ट सॉफ्ट का इंटरेक्शन, सॉफ्ट सॉफ्ट का इंटरेक्शन अच्छा होगा। ठीक है, एक और चीज है कि हार्ड हार्ड का इंटरेक्शन से आयोनिक कंपाउंड बनता है, और सॉफ्ट सॉफ्ट के इंटरेक्शन से कोवेलेंट कंपाउंड बनता है। इसको भी नोट डाउन कर लेना। हार्ड हार्ड के इंटरेक्शन से आयोनिक कंपाउंड बनता है, और सॉफ्ट सॉफ्ट के इंटरेक्शन से कोवेलेंट कंपाउंड बनता है। क्लियर है? अब देखते हैं कि हार्ड क्या होता है और सॉफ्ट क्या होता है। तो मैं इस तरफ लिख रहा हूं हार्ड, और इस तरफ लिख रहा हूं सॉफ्ट। तो दो तीन ही डिफरेंसेस है, देख लेते हैं। बहुत सिंपल डिफरेंसेस है। हाँ, तो इसका जो फर्स्ट डिफरेंस आता है वो ये होता है, इसमें इसका जो होता है वो होता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एग्जांपल में क्या होगा, एग्जांपल में आ जाएगा फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। क्या आएगा, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और इसमें क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा। तो इसमें हो जाएगा लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें क्या हो जाएगा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, लिथियम, बेरिलियम एक्सेट्रा। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट में क्या आएगा,
स्मॉल साइज, बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड में क्या आएगा? स्मॉल साइज। और यहां पे क्या हो जाएगा? लार्ज साइज। हम लोग देखते हैं आगे, इसका एग्जांपल देख लेंगे। थर्ड पॉइंट आएगा हाई चार्ज डेंसिटी, और इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा? लो चार्ज डेंसिटी। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, और ये हो जाएगा थर्ड पॉइंट। अब कैसे निकालते हैं चार्ज डेंसिटी? तो सिंपल लिखा रहा हूं मैं यहां पर, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन में साइज। मतलब जिसमें जितना ज्यादा चार्ज, उसका जो चार्ज डेंसिटी है वो उतना ज्यादा, और वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? हार्ड। या फिर जिसका साइज कम, उसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा, और वो उतना क्या हो जाएगा? हार्ड। क्लियर है? 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। पहला हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा हार्ड का, इसका होगा लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेकंड, इसमें हो जाएगा स्मॉल साइज, इसमें हो जाएगा लार्ज साइज। कंपेयर करना है हमको, ठीक है। थर्ड, इसमें हाई चार्ज डेंसिटी और इसमें लो चार्ज डेंसिटी। समझ में आ गया इतना? ये 3 था डिफरेंसेस। क्लियर है? इसको उतारो, हम लोग सीधा आते हैं अब क्वेश्चंस पे। चलो, एक और मैं आप लोगों को पॉइंट दिखा देता हूं, वो ये है कि डाउन द ग्रुप सॉफ्टनेस इंक्रीज। हम लोग जब डाउन द ग्रुप आते हैं तो सॉफ्टनेस इंक्रीज करता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप आने पर साइज बड़ा होते जाता है। और हम लोग अभी लिखे अगर साइज बड़ा हो तो क्या होता है? वो सॉफ्ट। तो डाउन द ग्रुप आने पर सॉफ्टनेस इंक्रीज होते जाता है। ठीक है? जैसे कि अगर मैं निकल लू, पैलेडियम लू और प्लेटिनम लू, तो मैं डाउन द ग्रुप आ रहा हूं ना। तो सबसे हार्ड कौन डाउन द ग्रुप क्या है? सॉफ्टनेस इंक्रीज। सबसे सॉफ्ट ये होगा, इससे कम सॉफ्ट ये होगा, सबसे कम सॉफ्ट ये होगा। तो अगर मेरे को इनमें कंपेयर करना हो तो ये क्या हो जाएगा? हार्ड। ये क्या हो जाएगा? सॉफ्ट। समझ में आया? चलो ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। सिंपल सा, अगर मैं 2 कंपाउंड लू, एक लू मैं AgF2 और एक लू मैं AgI2। अब मेरे को बताना है कि कौन इनमें से स्टेबल है और कौन सा बनेगा। तो हमको पता होना चाहिए सिल्वर जो आ रहा है वो नीचे की तरफ आता है, सिल्वर जो आता है वो नीचे की तरफ आता है, हमको पता होना चाहिए। कॉपर सिल्वर गोल्ड होता है, तो सिल्वर जो होता है वो 4D का होता है। हाँ, एक और चीज, 3D वाले थोड़े सॉफ्ट, 3D वालों को हम थोड़ा हार्ड बोल सकते हैं, बट 4D और 5D वाले सॉफ्ट रहेंगे। जो 3D ब्लॉक के एलिमेंट्स है उनको हम थोड़ा सा हार्ड बोल भी सकते हैं, बट 4D और 5D वाले सॉफ्ट रहेंगे हमेशा। 4D 5D एलिमेंट्स हमेशा सॉफ्ट होगा। तो ये 4D एलिमेंट है, तो सिल्वर क्या होगा? सॉफ्ट। सिल्वर क्या होगा? सॉफ्ट। और हम लोग अभी देखे कि फ्लोरीन और आयोडीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका नाम फ्लोरीन क्या है? हार्ड। और आयोडीन क्या है? सॉफ्ट। और हम लोग देखे हार्ड सॉफ्ट, सॉफ्ट सॉफ्ट। हम देख क्या है कि सॉफ्ट सॉफ्ट का इंटरेक्शन अच्छा होता है। तो इसमें से स्टेबल कौन सा होगा? AgI2 जो है वो स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ गया? तो AgI2 क्या होगा इसमें? स्टेबल। ठीक है, चलो अब हम एक और चीज देखते हैं। अगर मैं इसको रहने देता हूं मैं, हम देखते हैं क्वेश्चन COF6 3- और एक देखते हैं COI6 3-। तो अगर मैं चार्ज निकालूंगा, तो चार्ज निकालने अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। मैं किसी एक क्लास में कैसे निकालते हैं चार्ज आप लोग समझा दूंगा। तो इसमें कोबाल्ट पे आएगा 3+ चार्ज, और इसमें भी कोबाल्ट पर आएगा 3+ चार्ज। हाँ, अब सुनना, कोबाल्ट जो है वो 2+ में होता है, कोबाल्ट जो है वो 3+ में होता है ना।
2+ और 3+ में ज्यादा चार्ज हमको कहां दिख रहा है, ज्यादा चार्ज हमको दिख रहा है 3+ में। और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना ज्यादा हार्ड होते जाएगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना हार्ड होगा। तो CO2+ और CO3+ में क्योंकि ज्यादा चार्ज जो है वो CO3+ पे आ रहा है, इसका CO3+ क्या होगा, हार्ड होगा, और CO2+ क्या होगा, सॉफ्ट होगा। और क्योंकि यहां पर CO3+ लिखा है तो वो क्या है, हार्ड। CO3+ क्या है, हार्ड। इसके साथ में क्या है, फ्लोरीन, और हम लोग अभी देख कर आए फ्लोरीन क्या होता है, हार्ड। और इसके साथ में ये तो हार्ड है ही, इसके साथ में क्या लगा है, आयोडीन, और आयोडीन क्या होता है, सॉफ्ट। तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर हार्ड हार्ड का इंटरेक्शन हो रहा है और यहाँ पर हार्ड सॉफ्ट का इंटरेक्शन हो रहा है। तो हार्ड हार्ड का इंटरेक्शन क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये होगा ज्यादा स्टेबल। समझ में आया, बहुत सिंपल था ये। हार्ड हार्ड का इंटरेक्शन होगा तो स्टेबल प्रोडक्ट, और सॉफ्ट सॉफ्ट का होगा तो भी स्टेबल। हार्ड सॉफ्ट का होगा या सॉफ्ट हार्ड का होगा तो फिर वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। चलिए ठीक है, इसको बता रहा हूं मैं। अब एक कंपाउंड में लिख रहा हूं यहां पर CONCS4 2-। ठीक है, एक और कंपाउंड में यहां पे लिख रहा हूं, वो है COSCN4 2-। एक में लिखा हूं मैं CONCS4 2-, एक में लिखा हूं COSCN4 2-। हमको पता होना चाहिए कि जो SCN या फिर NCS है वो एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है। एक और सवाल आता है कि एम्बीडेंटेट और बाइडेंटेट में फर्क क्या है। एम्बीडेंटेट भी दो साइड रखता है डोनेटिंग, और बाइडेंटेट भी रखता है तो डोनेटिंग साइड। तो इसको हम लोग बाइडेंटेट क्यों नहीं बोल रहे हैं, हम लोग क्यों इसको एम्बीडेंटेट बोल रहे हैं, जबकि इसके पास भी दो डोनेटिंग साइट है। तो जिनके पास दो डोनेटिंग साइट होता है हम लोग उसको बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड, लेकिन हम लोग NCS को बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। आप लोग बिल्कुल कमेंट में बताइएगा कि क्यों NCS जो है वो एम्बीडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड नहीं है। ठीक है चलिए, हमको बताना है कि ये स्टेबल है कि ये स्टेबल है। बहुत सिंपल है, पहले चार्ज निकालो। चार्ज कितना आएगा, CO2+। यहां कितना आएगा, CO2+। अब सवाल है CO2+ क्या होता है, सॉफ्ट, तो ये क्या होगा, सॉफ्ट। CO2+ क्या होता है, सॉफ्ट, तो ये क्या होगा, सॉफ्ट। साथ में कौन लगा है इसका, नाइट्रोजन। साथ में कौन लगा है इसका, सल्फर। और नाइट्रोजन और सल्फर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, हार्ड, और सल्फर क्या हो जाएगा, सॉफ्ट। तो यहां हमको दिख रहा है सॉफ्ट हार्ड का इंटरेक्शन हो रहा है, यहां दिख रहा है सॉफ्ट सॉफ्ट का इंटरेक्शन हो रहा है। तो डेफिनेटली स्टेबल कौन सा होगा, सॉफ्ट सॉफ्ट वाला। तो इन दोनों में से कौन सा बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, इससे सवाल कैसे आता है बता रहा हूं मैं। इससे एक रिएक्शन लिख कर देगा और एग्जामिनर बोलेगा कि बताओ रिएक्शन रिवर्सेबल है कि नहीं। तो सुनना, अगर मान लो एक रिएक्शन दे दे A+B गिव्स AB, सुनना ध्यान से। अब अगर मान लो A जो है वो हार्ड हुआ और B जो है वो सॉफ्ट हुआ, तो बिल्कुल ही अनस्टेबल बन रहा है। A हार्ड है, B सॉफ्ट है। ऐसे कंडीशन में रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है, तो ये रिवर्सेबल रिएक्शन है। और अगर मान लो A दे और B दे और A और B बने, A भी हार्ड है, B भी हार्ड है, ऐसे कंडीशन में जो प्रोडक्ट बन रहा है दोनों हार्ड है, तो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगा। तो ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में कि वो रिएक्शन लिख कर देगा और बोलेगा बताओ कौन सा रिएक्शन रिवर्सेबल होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग रिवर्सेबल देख करके इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाते हैं, तो इक्विलिब्रियम भी इसमें आएगा, बट ये बहुत सिंपल कंसेप्ट से बनता है, दैट इज HSAB प्रिंसिपल। समझ में आया, साइज जितना छोटा उतना हार्ड, जितना हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना हार्ड, डाउन द ग्रुप सॉफ्टनेस इंक्रीजेस। क्लियर है इतना। अब इसमें एक और टाइप का सवाल पूछता है, देखना, अगर मेरे पास कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो, अगर मेरे पास कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो और उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में मेटल भी हार्ड हो, लिगेंड भी हार्ड हो, मेटल भी हार्ड हो और लिगेंड भी हार्ड हो, मान लो उसमें दो लिगेंड हुआ, तो अगर मेटल और दोनों लिगेंड हार्ड हुआ तो वो स्ट्रॉन्ग होगा, स्टेबल होगा, और अगर मेटल हार्ड हुआ और लिगेंड सॉफ्ट हो गया तो वो अनस्टेबल या फिर वीक हो जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन इसका। एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं यहां पर, CONS3 5F और यहां पर है
CONH3 चार्ज क्या होगा इस पे? चार्ज डेफिनेटली इस पे होगा 2+, यहां पे चार्ज क्या होगा 2+। ठीक है, हमको पता है जो इमीन है वो न्यूट्रल लिगेंड है, तो चार्ज डोनेट नहीं करेगा, तो कोबाल्ट पे चार्ज कितना आएगा 3+। ठीक है, साथ में क्या लगा है? N लगा है, और साथ में क्या है? F। हमको पता है CO3+, अभी हम लोग देख कर आए CO3+ क्या होता है? हार्ड, तो ये क्या होगा? हार्ड। नाइट्रोजन भी क्या होता है? हार्ड। फ्लोरीन भी क्या होता है? हार्ड। क्लियर? तो इसमें तीनों हार्ड है, तो ये तो स्टेबल होगा, वहां चेक करते हैं। इसमें भी सिंपल CO3+ आएगा, N आएगा, और इसमें आ रहा है आयोडीन। तो हमको पता है CO3+ क्या है? हार्ड। N भी क्या है? हार्ड। बट जो I है, I क्या है इसमें? सॉफ्ट। तो हमको यहां दिख रहा है कि तीनों मेटल लिगेंड तीनों हार्ड है, तो ये जो है वो स्टेबल होगा। और यहां पर मेटल और एक लिगेंड तो हार्ड है, बट दूसरा लिगेंड सॉफ्ट हो गया, तो ये हो जाएगा अनस्टेबल। तो इसमें स्टेबल कौन सा होगा? ये वाला। अनस्टेबल कौन सा होगा? वो वाला। समझ में आ गया सभी को? क्लियर है? तो यहां फिनिश। चलिए, कुछ नेटवर्क ग्लिच के कारण पॉज करना पड़ा था वीडियो मुझे, वापस शुरू करते हैं। हाँ, तो यहां खत्म हुआ है हमारा ये चैप्टर एसिड बेस केमिस्ट्री। ठीक है, हाँ, अब कल मैं आप लोग को एक होमवर्क दिया था, ठीक है, वो होमवर्क को नोट डाउन कर लेते हैं। देखते हैं, कल मैं आप लोग को एक होमवर्क दिया था जिसमें थोड़ा सा मिस्टेक मेरे साइड से हो गया था। मैं शुरुआत में सही लिख रहा था, बट बाद में इरेज करके उसको मैं गलत लिख दिया था। तो SO2 जो है वो कैसे ब्रेक होता है? SO2+ में और साथ में O2- में। और जब ये O2- करेगा रिएक्ट SO2 के साथ, तो क्या बनाएगा? SO3-2-। मतलब अगर हमारा सॉल्वेंट जो है, अगर सॉल्वेंट जो है वो SO2 रहा, तो इसमें कौन कौन से केटायन हमको दिख रहे हैं? हमको केटायन दिख रहा है सिर्फ एक SO2+। और कौन कौन से हमको एनायन दिख रहे हैं? एनायन दिख रहा है हमको O2- और SO3-2-। ठीक है, तो अगर SO2 में डिसॉल्व करने पर केटायन देगा तो वो एसिड, एनायन देगा तो वो बेस। बस ये कल का होमवर्क था, मैं इसको भी समझा दिया आप लोगों को। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करो, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक जाने का। ठीक है, थैंक यू सो मच।